गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 8 विषय अतीत से वर्तमान अध्याय 12 राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 का अगला भाग। इसमें हम लोग जिसमें देखेंगे कि आपके बुक में हेडिंग दिया हुआ है कि दांडी मार्च, जब गांधी जी निकल पड़े नमक कानून तोड़ने। तो दांडी मार्च क्या था और गांधी जी नमक कानून को तोड़ने को क्यों चुने थे इस दांडी मार्च के लिए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन इससे कैसे शुरू होता है, इसी चीज के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि गांधी जी अचानक सा अंग्रेज के विरोध में कोई आंदोलन तो नहीं कर सकते थे। आप देखेंगे कि 1922 ईस्वी में 6 अप्रैल 1922 ईस्वी को गांधी जी असहयोग आंदोलन की वापसी की घोषणा करते हैं और गया अधिवेशन में, जो कि पिछला वीडियो हम लोग देखे हैं कि गया अधिवेशन में गांधी जी अपने अनुयायियों से कहते हैं कि सभी लोग अब रचनात्मक कार्यक्रम में सुदूर देहात तक हम लोग चलेंगे। अब इस कारण से गांधी जी एक्टिव राजनीति से कुछ दिन अलग हो जाते हैं और फिर वो 1928 में सक्रिय रूप से फिर राजनीति में आ जाते हैं। 1928 के बाद जो घटनाएं घटने लगती है उस घटना को देख करके वो निर्णय लेते हैं कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन करना है। उसी का ये बैकग्राउंड तैयार करना चाहते हैं और वो बैकग्राउंड ये इस प्रकार तैयार करते हैं 11 सूत्री मांग के माध्यम से। गांधी जी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं अंग्रेजी शासक के अधीन। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन रहता है और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड रहता है। तो उन्हीं के सामने 11 सूत्रीय मांग रखा जाता है गांधी जी के द्वारा। अब ये 11 सूत्रीय मांग में क्या रहता है, इसमें महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि अंग्रेजी सरकार से मांग करते गांधी जी कि सेना और प्रशासन पे जो आप खर्चा कर रहे हैं उसमें 50% की कमी कर दी जाए। जनता से जो भू राजस्व ली जा रही है उसको कम किया जाए। जितने राजनीतिक कैदी है उसको रिहा कर दिया जाए। नमक पे कर हटा लिया जाए। इस तरह की कुछ प्रमुख मांगे होती है गांधी जी की। गांधी जी समझते हैं कि जो मांग हम अंग्रेज के सामने रख रहे हैं वो मांग मेरा वो कभी मानेगा नहीं। फिर भी एक दबाव डालने के लिए, एक अपना ग्राउंड तैयार करने के लिए कि हमने तो आपके सामने एक मांग रखी थी, आपने मेरी मांग नहीं मानी। जो एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में होना चाहिए, जो जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसकी बात की थी, आप उस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हम इस तरह का जन आंदोलन शुरू करेंगे। और साथ में एक धमकी भी था कि अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो फिर अपने तरीका से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो जब इनकी बात नहीं मानी गई तब गांधी जी कहते हैं कि हमने तो आपसे सिर्फ रोटी मांगी थी, बदले में आपने पत्थर देने का काम किया। इसीलिए अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है। और इसके बाद 11 सूत्रीय मांग नहीं माने जाने के कारण गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, साथियों के साथ दांडी यात्रा पर निकल जाते हैं। अब देखेंगे कि आपकी बुक में यहाँ पे 79 अनुयायी है, जिसमें लिखा है कि अपने सहित 79 अनुयायियों के साथ। मतलब ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी शब्द को पकड़िएगा तो क्वेश्चन सही से बना पाइएगा, नहीं सब शब्द को पकड़िएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहीं कहीं ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में रहता है कि गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा शुरू किए थे। तो ऑप्शन में अगर 78 वाला रहेगा
तो आप इसको मारेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि अपने सहित कितने अनुयायियों के साथ वो साबरमती से यात्रा किए थे, तो वहां पे आप 79 मारेंगे, क्योंकि जब 78 में एक व्यक्ति को और जोड़ देंगे तो 79 हो जाता है। तो इस प्रकार से सवाल में सहित और रहित के अंतर को देखेंगे तो उसके हिसाब से आंसर करेगा तो सही रहेगा। तो अपने सहित 79 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा पर निकले और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच करके दांडी तट पे नमक कानून को तोड़ने के लिए और नमक अपने हाथ से बनाने का, सांकेतिक रूप से अपने हाथ से नमक बनाने का काम किए। इस प्रकार से उनके जितने अनुयायी पूरे भारत में इसी कोने में था, वो सभी कोने में किसी न किसी रूप से नमक कानून तोड़ने का एक सांकेतिक प्रयोग किया और यह आंदोलन बहुत विस्तृत रूप में पूरे भारत में फैलने का काम किया। इसी के साथ गांधी जी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का घोषणा करते हैं। अब देखेंगे कि 12 मार्च में वह यात्रा शुरू किए, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़े। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में कितना समय लगता है? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक कुल 24 दिन का समय लगता है। तो क्वेश्चन बीपीएससी में एक बार पूछा भी था कि दांडी यात्रा में गांधी जी को कुल कितना समय लगा था। तो आप वहां जोड़ने घटाने लगेंगे। अगर एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा कि कुल 24 दिन का समय लगा था तो उतना समय आपको बचेगा, दूसरा क्वेश्चन में आप उतना समय इन्वेस्ट कीजिएगा। अब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को घोषित रूप से शुरू कर देते हैं। आंदोलन काफी व्यापक रूप में होता है। इस आंदोलन में किसान, महिला, बच्चे सभी बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। यहाँ तक कि आदिवासी भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। अब देखेंगे कि भारत के अधिकांश क्षेत्र में इस आंदोलन का विस्तार हुआ था। जैसे दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में इस आंदोलन का विकास हुआ था। देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के दांडी यात्रा का तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस अभियान का करते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र के एक संपादक होता है जो इस यात्रा का मजाक उड़ाता है। उनका कहना रहता है कि क्या एक केतली में पानी उबालने से साम्राज्य के शासक को परास्त किया जा सकता है क्या? जिस प्रकार से गांधी जी का जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जोर शोर से ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, उसी रफ्तार के साथ अंग्रेजी शासन व्यवस्था के द्वारा भारतीय सत्याग्रहियों को एकदम दमनात्मक पूर्वक दंडित किया जा रहा था और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। अंग्रेजी शासन के दमनात्मक व्यवस्था के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी से अंग्रेजी शासन व्यवस्था एक समझौता करती है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज का मांग रहता है गांधी जी से कि आप गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित किया जा रहा है उसमें आप भाग ले, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 हुआ था उसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे और गांधी जी भारत के अधिकांश लोगों का नेतृत्व करता थे। तो जिस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था उसमें भारत के अधिकांश लोगों का जो नेता था वही भाग नहीं ले रहा था। इससे अंग्रेज को लगा कि इस गोलमेज सम्मेलन का कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी अगर गांधी जी इसमें भाग नहीं लेंगे तो। इसीलिए गांधी जी के सामने अंग्रेज थोड़ा सा लिबरल होता है और गांधी जी से ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को करता है, जो गांधी जी उस गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कम से कम भाग ले। तो गांधी जी उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए शर्त रखते हैं कि हमको आप मेरे जितने भी राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार किए हैं उसको रिहा करें, हमें डोमिनियन शासन व्यवस्था का अधिकार दें। इन सभी शर्तों पे ही हम आपके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे।
तो अंग्रेज उस समय हामी भर देती है और फिर गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले जाते हैं और इसी समझौता के तहत इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं तो वहां से वो खाली हाथ लौटते, उनकी किसी मांगों को स्वीकृति नहीं दी गई। इससे आहत होकर के फिर गांधी जी आकर के अपने अनुयायियों से कहते हैं कि हमें फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करनी है और 1932 ईस्वी में फिर से वो इसे शुरू करते हैं। अब एक बात यहाँ ये जानना है कि ये गोलमेज सम्मेलन क्या था और इसमें गांधी जी को जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। अब देखेंगे कि 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था और 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि 10 साल के अंदर हम लोग एक ऐसे आयोग का गठन करेंगे जो उत्तरदायी सरकार भारत बना सकती है या नहीं बना सकती है, इस दिशा में कितना प्रगति किया है, इस पे निर्णय लेगी। इस 1919 के बातों को सिद्ध करने के लिए 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है और साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है कि यह आकलन कीजिए कि भारतीय उत्तरदायी सरकार की ओर कितना प्रगति किया है। इस आकलन करने के लिए जब साइमन कमीशन भारत आता है तो इस कमीशन में, साइमन कमीशन में एक भी व्यक्ति भारतीयों को नहीं रखा जाता है, जिससे भारतीय लोग बहुत आहत होते हैं कि अंग्रेज लोग हमारे बारे में क्या समीक्षा करेंगे जब हम लोग इसमें प्रतिनिधि ही नहीं है। तो शासन व्यवस्था हमको देना है और निर्णय देंगे ये अंग्रेज लोग। इसका विरोध था। तो जहां जहां साइमन कमीशन गया वहां वहां उसका जोर शोर के साथ विरोध किया गया। गो बैक साइमन, इस तरह का नारा लगाया गया। लेकिन फिर भी साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो सौंपी थी अंग्रेजी सरकार को, उसी पे निर्णय करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को आग्रह पूर्वक लाना चाह रहा था अंग्रेज। एक और सवाल पूछता है कि तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो इस प्रकार से 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। एक सवाल और पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भारतीय प्रतिनिधि भाग लिया था। तो उसमें भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान का निर्माता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वही तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1931 वाला जो था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो इस प्रकार से जब गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं गांधी जी, तो वो ठगे हुए महसूस करते हैं। तो पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का घोषणा करते हैं और 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन पहले वाली जोश अब भारतीयों में इस आंदोलन के प्रति नहीं रह गया था। इस मई 1934 में गांधी जी जो दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे उसको असफल घोषित करते हैं और उसकी असफलता का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए 28 अक्टूबर 1934 ईस्वी में कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं और पुनः अपने आप को रचनात्मक कार्यक्रम में बिजी कर लेते हैं। इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।